हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर। आपको आपका आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसे कि दोस्तों जानते हैं कि मैं आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से 12वीं क्लास की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस देता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि आपका एग्ज़ाम डेट का अनाउंसमेंट बहुत पहले ही 31 दिसंबर को कर दिया गया था और अब जो है आपका आंसर जो आपका एग्जामिनेशन का जो डेट शीट है वो भी आ चुका है, जो 4 मई से आपका पेपर होगा और 10 जुलाई तक होगा। दोस्तों उसी के रिगार्डिंग इतिहास में आपका जो सिलेबस बताया गया है कि 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, उसी से रिलेटेड मैंने आपको आपके दो बुक फर्स्ट बुक और सेकंड बुक से मिला जुला कुछ 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पैटर्न बताने का प्रयास कर रहा हूं और प्रतिदिन आपको अब एक वीडियो में इसके माध्यम से बताऊंगा और 16 क्वेश्चन की तैयारी कराने का प्रयास करूंगा जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसी में दोस्तों एक पहला क्वेश्चन है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जो आपके पास ऑप्शन है, कह रहा है कि मेसोपोटामिया मिथक यह बताता है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज राजप्रसाद में सुनाई दे। इतिहासकारों के अनुसार उक्त कथन संबंधित है। दोस्तों ये बताना है कि ये जो कथन है कि हम तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसका आवाज राजप्रसाद में सुनाई दे, ये कौन से सभ्यता से है। जैसे आपके पास है सिंधु, आपके पास है सिंधु घाटी की सभ्यता, मौर्य साम्राज्य से, मुगल काल से और गुप्त काल से। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर दोस्तों होगा सिंधु घाटी सभ्यता। क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता। मेसोपोटामिया मिथक ये कहता है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज राम प्रसाद में सुनाई दे। इतिहासकारों के अनुसार उक्त कथन संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता से, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार भी मेसोपोटामिया से होता था और उसी के सेंस में ये बताया गया था। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के बेस पे होगा। अगर दोस्तों आप अपने अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, 90 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप एनसीईआरटी को बड़ी ध्यान से पढ़ने का पैटर्न सीजिए और बड़े ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगला है दोस्तों क्वेश्चन जो है वो है अगला क्वेश्चन कि कंधार के संदर्भ में सही कथन क्या है। कंधार, जो ये क्वेश्चन आपका इतिवृत्ति से जुड़ा हुआ है कि कंधार के संदर्भ में सही कथन क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कंधार सफावियों और मुगलों के बीच द्वंद्व का कारण था। कंधार का किला नगर आरंभ में हुमायूं के अधिकार में था। और तीसरा जो है, अपने शासनकाल में अकबर ने भी इस पर अधिकार स्थापित किया था। तो दोस्तों इसका आंसर तीनों में कह रहा है कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, 2 और 3 सही है, और डी कह रहा है कि 1, 2 और 3 सही है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, कंधार सफावी और मुगलों के बीच द्वंद्व का कारण था, ये तो बिल्कुल सही है। और अपने शासनकाल में अकबर ने भी इस पर अधिकार स्थापित किया था, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब 1 और 3 तो सही है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं कि 1 और 3 का आंसर हो। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इसका मतलब कि तीनों सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये मैंने ट्रिक बताया आपको कि कैसे आप क्वेश्चन को बेहतर तरीके से पकड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है 16 क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। अगला क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के कौन से नगर से गृह स्थापत्य में एकांतता को दिए जाने वाला महत्व का पता चलता है। एकांत स्थापत्य की बात करता है। तो ऑप्शन ए है कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, मोहनजोदड़ो में ये बातें कही गई है। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आपको बात करना है। अगला क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये सब प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में, पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। मैं इसमें सिर्फ आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ वीडियो में दोस्तों, बाकी मैं ऑनलाइन जो क्लास दूंगा तो उसमें डिटेल बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे पैटर्न से क्वेश्चन आएंगे। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहाँ से स्थानांतरित किया गया था, कहाँ पर? क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहाँ से स्थानांतरित किया, यानी पहले कहाँ था और वहां से स्थानांतरित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है, इसका ऑप्शन है राजगीर, पाटलिपुत्र, मगध और कन्नौज। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है कि कहाँ से हस्तांतरित किया गया था, तो राजगीर से हस्तांतरित कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र के लिए किया गया था। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजगीर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट था लेकिन ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन था आपका।
अगला क्वेश्चन एक पैटर्न दोस्तों ऐसा भी रहेगा कि आपका पूछा जाएगा प्रशस्ति और शिलालेख में अंतर स्पष्ट कीजिए। कई सारे मॉडल पेपर आप देख रहे होंगे, जैसे प्रीतवंशिता और मातृवंशिता में अंतर पूछा जाता है, उसी प्रकार से सगुण और निर्गुण में अंतर पूछा जाता है, अलवार और नैनार में क्या अंतर होता है, उसी तरह प्रशस्ति और शिलालेख में अंतर स्पष्ट कीजिए, क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कि प्रशस्ति जो होता है वो कभी भी किसी राजा के तारीफ में लिखी जाती है, और शिलालेख जो होता है वो पत्थरों पे लिखे जाते हैं, जैसे अशोक ने अपने शिलालेख की बात की थी। तो दोनों में अंतर हो गया। चलिए तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि अलवारों के उस मुख्य संकलन का नाम लिखिए जिसका वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता है। दोस्तों जब भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो ऊपर के 4 वेदों की तरह ही 5वां वेद भी तमिल भाषा में लिखा गया था, जिसका नाम था नल ईरा दिव्य प्रबंधन। ठीक है, क्या नाम था? अलवारों का जो संकलन किया गया था नल ईरा दिव्य प्रबंधन, ये इस किताब का नाम था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस बार के एग्जाम के व्यू से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि प्रीतवंशिता का अर्थ होता है। ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में तीसरे चैप्टर में पहला बुक का तीसरा चैप्टर क्वेश्चन है कि प्रीतवंशिता का अर्थ है वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र फिर पौत्र फिर प्रपौत्र आदि से चलती है, माँ से जुड़ी हुई वंश परंपरा, राजवंश की परंपरा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए। इसका अर्थ क्या होता है कि वह वंश परंपरा जो पिता के बाद पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र, उसके बाद उससे पुत्र से आगे चलता हो, उसको प्रीतवंशिता वंश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पहले आपको मैं बता रखा हूँ। ये क्वेश्चन आपका है तीसरे चैप्टर का फर्स्ट बुक का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है कि 6ठी और 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? 6ठी और 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मगध। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाते हैं। ये भी आपके सीबीएसई के बोर्ड में एक बार में क्वेश्चन ये पूछा गया है, उसमें ये क्वेश्चन था कि लिखने के लिए पूछा गया था, मैंने इसको एक्टिव में कर दिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। एक पैटर्न आपका ये भी होगा, इस पैटर्न में एग्जाम होगा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। करा कबीर की वाणी, कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली तथा में संकलित थी। यानी कबीर वाणियाँ जो थी वो 3 किताबें थी, एक का नाम था बीजक, दूसरा का नाम था ग्रंथावली और तीसरा का नाम था आदि ग्रंथ। इसमें जो लिखा गया था क्या था दोस्तों? आदि ग्रंथ था। आदि ग्रंथ इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका हो जाएगा आदि ग्रंथ। ठीक है, अगला कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन कि 8वीं से 18वीं सदी के बीच देवी की पूजा का अधिकतर से पोते हुए पत्थर के रूप में की जाती थी। तो यहाँ पे डैश हो जाएगा, ये आपके भक्ति और सूफी का क्वेश्चन है। सिंदूर से पोते हुए क्या हो जाएगा दोस्तों? सिंदूर से पोते हुए पत्थर के रूप में की जाती थी जो पूजा पहले किया जाता था। तो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सिंदूर होगा यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे मैचिंग करने वाला। आप इसे मैचिंग करने के लिए कर सकते हैं कि मैचिंग क्वेश्चन क्या, जैसे वैदिक देवता, चिंतन परंपरा, स्तूप और जैन धर्म। तो देखिए जैन धर्म का जो संबंध था वो किससे था? तो तीर्थकर से था। स्तूप का संबंध था दोस्तों तो वो था हर्मिका से था। चिंतन परंपरा की जो था वो 64 तरह के था, और वैदिक देवता का संबंध दोस्तों अग्नि और सोम से था। तो इस प्रकार से आप ये इसको मैच कर सकते हैं। इस टाइप के एक क्वेश्चन आपके भी एग्जाम हॉल में रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से देखिएगा, ऐसे पैटर्न पे मैं आपको एग्जाम लेता रहूँगा, टेस्ट लेता रहूँगा। अगला दोस्तों है क्वेश्चन कि सूफी मठ का संबंध किससे है? हिंदू धर्म से, सिख धर्म से, इस्लाम धर्म से और ईसाई धर्म से। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इस्लाम धर्म से है। किससे है? इस्लाम धर्म से। सूफी मठ का संबंध किससे है? इस्लाम धर्म से है। अगला है क्वेश्चन दोस्तों विजयनगर के शासकों ने कृषि को प्रोत्साहित किया था। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विजयनगर के शासकों ने कृषि को प्रोत्साहित किया था बांध, हौज और नहरों के विकास के द्वारा, कृषि क्षेत्रों पर कर हटाकर, कृषि उपज के विक्रय हेतु बाजार के प्रबंधन द्वारा, या सेना के लिए खाद्य सामग्री खरीदकर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, बांध, हौज और नहरों के विकास के द्वारा। ठीक है, बांध, हौज और नहरों के विकास के द्वारा इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक क्वेश्चन आपका इस टाइप से भी मिलेगा, सही और गलत करने वाला क्वेश्चन होगा, कौन सही और कौन गलत है।
पैटर्न अलग अलग होंगे 16 में से, वो एक पैटर्न है कि जलालुद्दीन अकबर को सबसे महान मुगल सम्राट माना जाता है। क्या सही है गलत है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि ये बिल्कुल ही सही है। क्या है? ये बिल्कुल सही है। ठीक है, करा जलालुद्दीन अकबर को सबसे महान सम्राट माना जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि आपका गलत और सही इसमें चूज करना था कि विजयनगर मसाला, वस्त्र तथा रत्नों के बाजार के लिए प्रसिद्ध नहीं था। नहीं, इसमें नहीं वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा। इसमें क्या था, ये काट दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो गया। ये क्या था? अब ये कथन क्या है? गलत है। विजयनगर मसाला, वस्त्र तथा रत्न के बाजार के लिए प्रसिद्ध था, नहीं था नहीं होगा, प्रसिद्ध था। तो इस क्वेश्चन एक इसका सही और एक गलत। ऐसे क्वेश्चन भी कुछ रहेंगे, कुछ शुद्धिकरण के लिए भी क्वेश्चन आएंगे जो अगले टेस्ट में आपको मैं करूंगा। अब दोस्तों क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन जो है, ये कह रहा है कि हजारा राम मंदिर विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित था। कथन है, कारण कह रहा है कि उसने मुगल साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ उसे सुदृढ़ और समृद्ध भी बनाया। क्या कारण जो है वो कथन की व्याख्या कर रहा है, या कथन सही है कारण सही है? तो देखिए, केवल कथन सही है, केवल कारण सही है। कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन का स्पष्टीकरण करता है। अगला क्वेश्चन है कि कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन का स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले तो एक तो पहले आप इसे ध्यान से समझिए कि क्या कथन सही है और कारण सही है। अगर दोनों होते हैं, अगर कोई एक गलत है, तब तो ए और बी में से सही क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अगर दोनों सही है तो आपको सी और डी में चूज करना पड़ेगा, क्या स्पष्टीकरण कर रहा है कि नहीं। तो हमेशा दोस्तों क्या होता है कि कारण कथन का स्पष्टीकरण करता है। कभी भी पहले कारण पढ़िए और फिर उसके बाद कथन पढ़िए। अभी देखिए इसमें मुगल साम्राज्य की बात कर रहा है और उसमें क्या कर रहा है, ऊपर में विजयनगर का। इसका मतलब क्या हो गया कि ये नीचे वाला जो है वो गलत है, ऊपर वाला केवल कथन सही है। मुगल साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ उसे सुदृढ़ और समृद्ध बनाया, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ये इसका गलत हो जाएगा, गलत, और पहला जो है सही है। तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, कि केवल कथन सही है। दोस्तों आज हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। इसी प्रकार से प्रतिदिन मैं आप लोगों को 16 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि ये धीरे धीरे आपके लिए बहुत बड़ा स्रोत बनेगा जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एग्जाम हॉल में निभा सकता है। दोस्तों अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत।